अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए, हमने अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया रिलेटिव के अंदर हमने देखा कि यार कंपनियां जो कि लिस्ट हुई भी होती हैं, उसके केस में वो वाला जो हम बेंचमार्क्स उठाते हैं, that is one area we look at. The other one is like looking at precedent transaction analysis कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इस एसेट रिलेटेड, ताकि हम उसकी बेसिस पे उसके मल्टीपल्स जो हुए हैं वो हम यूज कर लें अपने केस के अंदर। हम ये क्यों करते हैं जी? what is precedent transaction analysis? It is one of the three valuation methods often used by investment banking analysts to estimate the company value. The other two are DCF and comparable company analysis. ये प्रेसिडेंट और कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस रिलेटिव है, और डीसीएफ जो है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है। Precedent transaction analysis is a pretty simple tool to give you a baseline of what the valuation should be, but more intricate analysis are needed in situation that requires more accuracy. Okay, however that does not mean precedent is not important. देखिए इसके अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मिलना इतना आसान नहीं है। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि यार करीम कितने मल्टीपल पे जो है उसको खरीदा बाय, इट इज कभी कभार पब्लिक बन जाता है डेटा, कभी कभार लॉट ऑफ द टाइम द डेटा इज नॉट पब्लिक, इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो लेकिन कुछ कंपनीज है जो इस तरह का कॉम सेल करती हैं, जो आप जाके वहां से उनसे ले सकते हैं डेटा। वो डेटा एग्रीगेटर्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके इंडस्ट्री इंसाइडर्स भी होते हैं जो कि उनको एक्सेस देते हैं। Precedent transaction analysis can be more helpful in certain situations. For example, when evaluating market demands for acquiring a company of certain, this article helps you conceptually understand this asset method, give you step by step how to value the company using PTA. तो obviously भाई अगर देखें ना, बड़ा लॉजिकल है। अगर assuming कि अगर आप जो है एक ऑटो असेंबलर है पाकिस्तान के अंदर, और एक और ऑटो असेंबलर है जो रिसेंटली एक्वायर हुआ है, और वो सिमिलर डेमोग्राफिक्स है, उसके सिमिलर मार्केट्स में ऑपरेट करता है, सिमिलर प्रोडक्ट प्रोफाइल है, सिमिलर लाइफ साइकिल है एसेट का, मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। तो जब इतना मैचिंग है तो आप उसकी मल्टीपल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। PTA also calls M&A comp or comparable transaction, uses the prices paid for comparable companies in the past to gauge the valuation of the current transaction. It gives an estimate of the implied stock price in case of acquisition. तो आपको बताता है कि यार कितना प्रीमियम दिया गया उस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए, उस कंपनी की उस बायर को ये कंपनी चाहिए थी फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। देखिए अब आपको बता देता हूं, जैसे गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट भी समझिए एक्विजिशन ही है ना, कि सीपैक पूरा पाकिस्तान के थ्रू राउट किया जा रहा है, वो गवादर के लिए किया जा रहा है। अगर आज गवादर पाकिस्तान में नहीं होता तो फॉर श्योर ये इस तरह की इतनी ज्यादा चाइना के लिए जो हम चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है $70-75 अरब डॉलर की, ये इस एक्सेस के लिए कर रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बहुत सब्जेक्टिव है। it requires a lot of man hours to understand all these nuances. Unlike company comparable that uses the trade multiples of the company security, PTA uses a paid price for the purchaser for a business as the basis for valuation. Therefore, PTA often takes into account the control premium, the value associated with the control the business, rather than the controlling the proportion of equity, and yield a higher valuation other than देखिए होता ही है कि फर्स्ट आपने ये भी आइडेंटिफाई करना होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्विजिशन whether the company was able to kind of was acquiring a controlling stake in that company, or was it like a passive shareholding. So it is also a function of that. So अगर आपका भी आप भी उसने कंट्रोल लिया था वहां पर, और you are also trying to obviously get a control of that entity, then in that case then in that case the premium is also reflected. Then in that case premium is also reflected in the multiple. You have any questions on this?
कोई सवाल है जी? So can you please highlight the main difference between CCA and PTA? देखिए, सीसीए के केस में ना ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है. इट इज यू आर जस्ट ट्रैकिंग द कंपनी विच आर ट्रेडेड एट द स्टॉक. उसका मल्टीपल उठा के आपने कंपेरेबल उस पर लगा दिया वैल्यूएशन के लिए. ये वो वाली ट्रांजैक्शन है जो कि एक्विजिशन हुई है रियल में. ये वो वाले मल्टीपल्स हैं जो एक्विजिशन रियल में हुई है, उसका मल्टीपल आप यूज करें. वो रियल वाली ट्रांजैक्शन नहीं है. वो तो कंपनियां ट्रेड हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. वो किस प्राइस टू अर्निंग पे हो रही है, किस प्राइस टू सेल पे हो रही है, किस ईवी टू एबिटा पे हो रही है. वो मल्टीपल आपने निकाल के अपनी कंपनी पे लगा दिए. सिंपल. उरूज आपको समझ आया? जी समझ आ गया, थैंक यू. परफेक्ट. ओके. Why we use a precedent transaction analysis to value a private business that does not have public trading comparables. अगर आपके पास कोई public trade comparable नहीं है तो obviously you will have to rely on this. इसके अलावा कुछ चारा नहीं है. To gauge the market demand for a certain type of industry, to identify potential bidder for the acquired company. कौन किसने खरीदा था वो शायद मेरी कंपनी भी इंटरेस्टेड हो to further increase the market. तो आप इसी को सिस्टम को बहुत क्लोजली देखते हैं. कौन एक्वायरर था, कौन बायर था, कौन एक्वायरर था, whatever. In both cases, you look at that thing. इसके advantages और disadvantages क्या है? It does not require confidential information. Precedent, which I believe it's not the case. It is also confidential to an extent. It's not public data. 90% of the time, the data you get is very layered data. It's not perhaps the kind of data you can depend on. A lot of the aggregators, data information aggregators, you can reach out to them and perhaps find out what the multiples has been in particular in that particular acquisition. It ensures plausibility, the transaction successfully completed at certain valuation level. So obviously it lends objectivity to your exercise. कि मैं इसको 12 का मल्टीपल क्यों दे रहा हूँ प्राइस टू अर्निंग का? क्योंकि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2 महीने पहले एक और प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया गया 12 के मल्टीपल पे. तो आपको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है. आपने अपने बोर्ड को प्रेजेंट करना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रेजेंट करना है, भाई मैं 12 का मल्टीपल क्यों दे रहा हूँ उसको? इसलिए दे रहा हूँ कि भाईजान एक और सिमिलर एसेट था which also got acquired, operating in a similar demographics, at a similar life cycle of the asset stage जो कि हम हैं अभी. तो वो सारी चीजें मैप करने के बाद we believe that we should also be asking for 12 price to earning. It gives information about potential bidder. और आपको जाहिर बात है आपको you can also figure out who is investing in this particular market. तो आपके लिए भी एक अच्छा है कि अगर आप उसको बेचना चाहें अपना एसेट भी. डिसएडवांटेजेस क्या है? पब्लिक डेटा कैन बी इनकरेक्ट. ऑब्वियसली पब्लिक डेटा मैंने आपको बताया इट कैन बी इनकरेक्ट. मार्केट कंडीशन ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम कर. देखिए होता ये है कि अगर जितना टाइम डिफरेंस आ जाएगा, अस्यूमिंग 3 साल पहले ट्रांजैक्शन हुई हो और आप कोई कर, तो उस केस में बड़ा लिमिटेड इसका यूज है. क्योंकि 3 साल पहले डायनामिक्स क्या थे, सब चीजें चेंज हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, देयर इज अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन प्लेस, they have a different agenda in place. So obviously you cannot, it's going to be very arbitrary, so to speak. So difficulties in finding truly comparable transaction. मुश्किल होता है जी बहुत, क्योंकि ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती नहीं है, बहुत कम होती है. तो it is not very easy to find. The model tends to overvalue. हमने देखा है, देखिए होता ये है, एक कंपनी थी पोटैश. सो आई थिंक $20 बिलियन प्लस की वो थी एक्विजिशन. जो एडवाइजरी फर्म एंगेज थी उसको भी $200 मिलियन एडवाइजरी फी में मिले थे. एंड द ट्रांजैक्शन डिडंट वेंट थ्रू. देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड wherein the acquirer tends to pay more for the asset at the time of acquiring, because they had spent a lot of time to vary asset. They strongly feel that the asset they are about to acquire sits perfectly in their grand plan,
going forward. So hence they need that asset irrespective of the valuation. तो ये कुछ strategic reasons हो सकते हैं. I remember लकी ने बहुत प्रीमियम बिडिंग की थी ICI की. अब आप देख लें लकी के पैसे बाहर हो गए मल्टीपल टाइम्स ओवर. इट वाज अ वेरी गुड बाय. हालांकि उनकी मैनेजमेंट ने भी बाय लगाई थी, बिड की थी, लेकिन दे weren't as aggressive as लकी. आपका कोई सवाल है इसके ऊपर इस स्लाइड पे? नहीं जी, आगे बढ़े. What are the steps to perform precedent transaction analysis? Search for relevant transactions, identify relevant information for the analysis, calculate the implied equity and enterprise value, calculate the precedent transaction multiples, फिर उसको मल्टीप्लाई करने और अपनी कंपनी की वैल्यू निकाल लेनी है. बिल्कुल सिंपल है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंपनी एक्वायर हुई है, इसमें टाइम लगेगा आपको, किस मल्टीपल्स पे एक्वायर हुई है, आप उस मल्टीपल पे आप अपनी कंपनी को वैल्यू कर दें. और लेकिन आपको थोड़ा सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं पीछे. So what is the process of looking for relevant transaction? The process begins by looking at other transactions that happen in ideally recent history. मैंने आपको बताया time is of the essence. So it is very important that you also kind of look at the transaction that has happened in the recent times, not beyond perhaps a year or 2 years or 3 years. Screening process requires certain criteria such as industry classification, type of company, the financial metrics, the company size, product size. ये तो mapping के लिए बहुत critical है. It has to be an apple to apple comparison. It cannot be just you comparing a SUV versus a normal sedan or whatever. Identify relevant information for the analysis. The key information to be looked at is the announcement and the closing date of the transaction, who was the acquirer, who was the acquiree, business क्या था, business comparable होना चाहिए, local currency में payment हुई थी या foreign currency में payment हुई थी, what percentage got acquired. मैंने आपको बताया था अगर आप controlling stake लेंगे, it is going to come at a premium. What is the consideration? कभी कभार होता ही है कि आपको merged entity के शेयर मिल जाते हैं, तो उस केस में you can get a higher premium, more premium valuation because उनको कोई कैश नहीं देना पड़ता. अगर आपको उनको पता है कि आपकी भी आप जो है उसके अंदर skin involved है, तो you tend to obviously get a better valuation percentage. vis-a-vis कैश के अंदर आपको कैश दे के फारिग कर दिया उन्होंने, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कैश के अंदर रिलेटिवली डिस्काउंटेड आपको एक मिलेगा. नेट डेट एक्वायर्ड, what percentage of debt you are acquiring, this needs to be subtracted when arriving at the value of the company. Implied equity value क्या आ रही है, ये ग्रॉस अप करनी पड़ती है. अगर फर्ज करें मैं 50% एक्वायर कर रहा हूँ for $50 million, तो I am what I am saying is कि I am acquiring the stake in the company at a valuation of $100 million. It's very logical. Implied enterprise value grossed up plus the net debt acquired. जाहिर बात है, देखिए आप अगर कंपनी में 100 रुपए पड़े हुए तो कैश और डेट आपस में लेस हो जाते हैं, क्योंकि कैश के अगेंस्ट आप कैश पे नहीं करते. अगर कंपनी में 5 करोड़ पड़े हुए हैं तो आप 5 करोड़ रुपए अपनी बिड में ऐड नहीं करेंगे कैश के लिए. द कैश पोर्शन गेट सब्ट्रैक्टेड.
from the debt. मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से कोई मॉडल भी शेयर कर लूं जहां पे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह भी यू कैन हैव सम लेवल ऑफ विजिबिलिटी ऑन द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड. So when a company is bought, the purchase agreement in the money dilutive securities gets cashed out and or gets converted in an equivalent number of buyer security. Either of those securities would cost the buyer something when it acquires the company in question. Equity value is like the sticker price saying how much it costs to buy the company. However, there are additional items that can push up or down the effective price afterwards. So the actual cost of buying the company might be different from the sticker price. This actual price is the enterprise value. देखिए मैं आपको बताऊं हम एक अभी कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं. दे वांटेड टू एक्वायर समथिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब उसमें हो ये रहा है कि देयर इज सर्टेन प्राइस व्हिच नीड्स टू बी गिवन. हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आल्सो हैपेंस ऑन ऑफ बैलेंस शीट बेसिस. तो हमें उसके साथ वो ऑफ बैलेंस शीट भी देख रहे हैं कितना मटेरियल बिजनेस है वो. सो दिस इज समथिंग आल्सो विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन एट सम पॉइंट इन टाइम. Depending on the acquired stake and other stipulation in the purchase agreement, ways of valuing a company might vary. In the case that the acquirer buys 100% of the company, equity value is the 100% equity to be paid by the bidder. In case the acquirer only buys part of the company, the equity needs to be lost. For example, if a company gives up a company B $1 million for 50%, the equity value is for $2 million. Enterprise value का formula है, which is equity value, which is $2 million plus debt plus preferred stock plus the non-controlling interest minus the cash equivalent. ये आप अपने टाइम में स्पेस में देख लीजिएगा. If you want to still need my help in terms of interpreting this, we can perhaps engage again on this. So you will generally use a revenue multiple, enterprise revenue, which measures how valuable a firm relative to its net sales. Alternatively, revenue multiple is profitability, right? Profitability multiples भी use होते हैं, revenue multiples भी use होते हैं. Depends कि कौन सा जो उस एसेट को कौन ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, या उसकी स्टोरी टेलिंग कौन सा ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है मल्टीपल उसकी अंडरलाइंग एसेट का. So EV to EBIT measures how valuable a company is relative to its income from operations, which is very important. Core earnings से कितना उसकी कंपनी की वैल्यू डिराइव होती है. Especially use of companies whose capex is important to the factor in the valuation. अगर कोई asset driven businesses है उनके लिए बहुत important है ये वाला enterprise value versus EBIT. Enterprise value versus EBITDA measures how valuable a company is relative to its operational cash flow. ये कैश फ्लो पर्सपेक्टिव में कितनी इंपॉर्टेंट है. अर्निंग बेशक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज टू बी कैश फ्लो पॉजिटिव. मुझे जेब से पैसे नहीं डालने. स्पेशली यूज फॉर कंपनीज हुज कैपेक्स एंड डीएनए आर नॉट इंपॉर्टेंट टू देयर वैल्यूएशन. तो ये उस केस में वैल्यू करते हैं जिसमें हमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इतना हमें मैटर नहीं करते, तो वो इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं फिलहाल. Price to earning कब यूज करते हैं? measure a company how a company is relative to its earning after tax. Most relevant for banks and other financial institutions. Equity value versus leverage financial companies measures the equity value of a company relative to its true cash flow. Levered financial cash flow जो है free cash flow FCF है. Levered free cash flow. So it also measured कि भाई कितना जो है ये पैसे बनाता है कैश फ्लो बेसिस के ऊपर vis-a-vis its equity value. It is not a common and may produce wide-ranging result due to different capital structure. लेकिन it is also prone to capital structure. अगर एक कंपनी का capital structure 80-20 है, 80 मतलब 80% equity है 20% debt है, तो इसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट होगा एक कंपनी से जो कि 40-60 पे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि डेट जो है इट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. Or it is also more effective because it gives you it's more tax efficient. Equity value versus unlevered financial measures how a company value is relative to unlevered cash flow. Unlevered cash flow वो होता है जो कि
जिसके अंदर आपकी कोई गेयरिंग इन्वॉल्व नहीं होती है. Capital structure neutral, so it is better for comparing companies used capex or deferred having a big impact. ये normally उन companies के लिए use करते हैं जो कि एक normal capital structure पे design हुई होती है. अगर किसी का बहुत peculiar है तो फिर उसके हमें leverage के ऊपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो compare नहीं कर सकते हम उसको किसी और से जब तक उसको हम unlevered ना करें. कोई आप लोगों का सवाल है इसके ऊपर जी? Okay. Having had the range of multiples in the previous step, we will apply them to the financials the company were valuing in order to arrive at the implied enterprise value. For example, if the range of EV to EBITDA is 1x to 5x and the EBITDA of the company in question is $100 million, the range would be $100 million to $500 million. क्योंकि 1x से मल्टीप्लाई करेंगे $100 million आएगा, 5 से करेंगे तो $500 million आएगा. देखिए आप कितनी बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है. Control premium is a premium that the acquirer is willing to pay to gain control of the company. For example, if the company is buying a company A for $200 million for 200 per share, while the market value of the company share is 150, company B is paying a premium of 50. देखिए मैं आपको बता रहा था, जो हमारी अभी स्टॉक एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट होती है ना वैल्यूएशन, that does not have a controlling stake premium, बिकॉज ये माइनॉरिटी वाले डील कर रहे हैं आपस में, माइनॉरिटी बाय और सेल कर रहा है. जब आप इसमें एक कंट्रोल का एलिमेंट डाल देते तो उसके अंदर प्रीमियम ऐड हो जाता है. आप अगर एक कंपनी के शेयर लेने जाएं, लाख शेयर ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं आपको 100 मिलियन शेयर लेना है तो उसमें आपको बहुत एक हेफ्टी प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसको देने के लिए. कंट्रोल प्रीमियम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड to approximate the offer price premium for the target company. इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, प्रीमियम पेड इज इक्वल टू एक्विजिशन प्राइस डिवाइड बाय लास्ट ट्रेडिंग प्राइस माइनस आई इनटू 100. ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट. इसको वी कैन पार्क दिस फॉर लेटर, कि अगर प्रीमियम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कितना आपने किया है, कितना ये एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने. So देखिए, what are the models which we can use and when? ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Discounted cash flow techniques, उसके दूसरा नाम क्या है, intrinsic valuation model भी बोलते हैं उसको. Comparable company, उसमें अप्रोच क्या है, how does it work? Analysts forecast the business cash flow into the future and discount it back to today at firm weighted average cost. मैं आपको एक मॉडल भी दे दूंगा, you can perhaps run it down, जो कि DCF based valuation कर रहा होगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसको डिस्काउंट करके किस तरह लेकर आते हैं फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लो को टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. Valuation multiple metric, dividend, cash flow, and the growth rate for a single company. When to use lots of certainties in the future performance of the company, financials are transparent. Normally ये discounted cash flow जो है ना, कब यूज करते हैं, वो तब भी यूज करते हैं जब एसेट बहुत यूनिक हो. मतलब एसेट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अनदर एसेट इजीली. उसकी अपनी यूनिक हो, उसकी प्रोडक्ट टाइप डिफरेंट हो, उसका स्टेज डिफरेंट हो, तो वो फिर आप कहते हैं कि यार ये एसेट डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसकी खुद ही कैश फ्लो कैलकुलेट करूंगा. कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस का है क्या चीज, उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेडिंग मल्टीपल्स पीयर ग्रुप एनालिसिस. अप्रोच क्या है, रिलेटिव अप्रोच है, मैंने आपको जैसे बताया था. इन एनालिस्ट कंपेयर्स द करंट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस टू अदर बिजनेसेस by looking at trading multiples like PE.
Okay, like PE or EV or EBITDA or other ratios. Valuation multiples of other similar companies जो कि हम यूज कर सकते हैं, प्राइस टू सेल कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग, और जैसे हमने सारे देखे मल्टीपल्स। ये कब यूज करते हैं? जब कोई डेटा नहीं है अवेलेबल हमारे पास, अनसर्टेनिटी है, तो हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस निकाल लेते हैं। हमारे पास उस कंपनी का डेटा नहीं है जिसकी वैल्यू कर रहे हैं, तो DCF तो हो ही नहीं सकता, फिर हम ये यूज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस ये कब यूज करते हैं? इट इज आल्सो नोन एज कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, M&A कॉम्स, ये भी रिलेटिव कहलाती है टेक्निक। एनालिस्ट क्या कंपेयर करते हैं इन क्वेश्चन टू अदर बिजनेस दैट हैव रिसेंटली बीन सोल्ड और एक्वायर्ड इन द सेम इंडस्ट्री, मल्टीपल ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, if no financial data is available, need to identify potential bidders and sellers. इस केस ये भी नॉर्मली तब यूज किया जाता है कि जब आपके पास कोई अपना इंटरनल कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज यू वुड हैव डन DCF ओनली। लेकिन ये काफी हद तक ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, कंपेयरिंग द यूजिंग द रिलेटिव वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। कोई सवाल है आपका जी अभी तक? सर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में जैसे आप बोले यूनिक होनी चाहिए अगर आपका बिजनेस मॉडल या जो आप बेच रहे हो एसेट, तो क्या ये IT बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं या जो IT प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, क्या वो भी उसमें ये वाला मॉडल यूज करेंगी? ये जो है ना, ये सेक्टर एग्नोस्टिक है। मतलब कि अगर कोई भी एसेट जो कि यूनिक है और वो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी लिस्टेड कंपनी के साथ, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, उसकी प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है, उसकी टारगेट ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, उसके ग्रोथ मल्टीपल्स बहुत डिफरेंट है, उसकी मार्केट बहुत डिफरेंट है, तो उसका बिजनेस मॉडल इन एंटायरिटी बहुत डिफरेंट है, तो उसका फिर हम खुद ही कैश फ्लो डिटरमिन करेंगे। आपको आवाज आ रही है जी? जी जी। ओके। खुरम साहब जी जी, just as a matter of practicality, based on your experience, normally जो retail sector के brands होते हैं वो किस टेक्निक से वैल्यू किए जाते हैं? The reason I'm asking is because of course in retail you have you'd probably assign a higher than usual weightage to intangibles like goodwill, branding and things like that. तो normally इसके अंदर आप कौन सी टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं? देखिए, आपके केस के अंदर ना हम वी कैन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सी यू हैव राइट नाउ इज सर्विस। ओके। लेकिन सर्विस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सर्विस के अंदर उसके पास और भी वर्टिकल्स हैं, मतलब वो टायर में भी है, वो जो है शूज में भी ऑब्वियसली है, लेकिन वो टायर के बिजनेस में भी काफी बड़ा है। तो ये देखना पड़ेगा कितना कितना रेवेन्यू वहां से आता है, कितना उससे आता है, तो ये थोड़ा सा मैप करना पड़ेगा। I can also look at the prospectus of that particular transaction so that we can gauge कि उन्होंने उस टाइम पे क्या मल्टीपल्स यूज किए थे, किसको बेंचमार्क बनाया था। That is, and I think there's more to it than that as well. Of course, it's a company with with 60-70 times more outlets than we have, for instance. That's one. Secondly, it's also an exporter. That's the other thing. उनका अच्छा खासा revenue export से आता है. Thirdly, they're also largely even within retail, I think they're quite vertically integrated as well. मुझे लगता है कि आपके केस के अंदर हमें रीजन का एग्जांपल उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अभी भी एक बुटीक सेटअप है आपका। Yes, correct. That is correct. So you might be perhaps as part of your vision, you might be heading into some sort of you would want to create that retail footprint and you would want to get into that mainstream, but obviously लेकिन अभी आपको बुटीक वाले से कंपेरेबल डालेंगे, इस तरह कंपेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन it will be undervaluing your brand. Okay, right. Thank you.